डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक भारत में अशोक राज केवल एक सम्राट की कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक विश्लेषण है। यह पुस्तक सम्राट अशोक के शासन, प्रशासन, धम्म नीति और भारतीय समाज पर पड़े उसके प्रभाव को स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर समझाने का प्रयास करती है। सम्राट अशोक के नाम पर समय के साथ अनेक कथाएं और किंवदंतियां गढ़ी गईं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इस पुस्तक में भावनात्मक आख्यानों से हटकर सीधे शिलालेखों, अभिलेखों और प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अशोक को समझाने का प्रयास करते हैं। यह इतिहास कल्पना से नहीं, साक्ष्यों से निर्मित होता है। आइए डॉक्टर सिंह की दृष्टि से समझते हैं भारत में वास्तव में अशोक राज्य क्या था। भूमिका। भारत में अशोक राज्य नामक यह पुस्तक विश्व के महान सम्राट अशोक के जीवन तथा उपलब्धियों को केंद्र बनाकर लिखी गई है। पुस्तक में अशोक तथा अशोक राज के बारे में जानकारी देने के लिए मुख्यतः उनके ही अभिलेखों को आधार बनाया गया है। कारण कि अशोक पर लिखे साहित्य में बड़े पैमाने पर मिलावट है। अशोक राज वस्तुतः भारत का स्वर्ण काल था। इसी काल में प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ। एक भाषा और लिपि से जबरदस्त राष्ट्रीय एकता कायम हुई। इसी काल में धम्म की धमक पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर दक्षिण के राज्यों तक सरसराकर पहुंच गई थी। राज्य भी अहिंसक हो सकता है, इसकी मिसाल विश्व इतिहास में अशोक राज्य ने साबित कर दिया। बुद्ध और अशोक भारत की शांति संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अशोक राज में दोनों प्रतीकों का ऐसा मणिकांचन संयोग हुआ कि भारत का गौरव 2200 साल बाद भी धूमिल नहीं हो सका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। अशोक और उनका परिवार। विश्व इतिहास में सिकंदर, सीजर, नेपोलियन जैसे विजेता हुए, मगर किसी को भी इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं है जो सम्राट अशोक को प्राप्त है। एक ऐसा सम्राट जिन्होंने तलवार का त्याग विजित होने पर नहीं बल्कि विजेता होने पर किया। H.G. वेल्स ने लिखा कि इतिहास में वर्णित हजारों राजाओं और महाराजाओं के बीच देवानंपिय अशोक का नाम एक चमकदार नक्षत्र की भांति अकेला चमक रहा है। वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत तथा भारत भी उनके बड़प्पन का बखान करते हैं। अशोक के जमाने में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब गण व्यवस्था थी, मगर इतिहासकार अशोक को कभी क्षत्रिय तो कभी शूद्र बताए जाने की खोज में लगे रहते हैं और निरर्थक इतिहास के पन्ने खर्च करते हैं। जो वर्ण व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में नहीं थी, उसे खोजने की कोशिश जातिवादी मानसिकता का द्योतक है। तब गण व्यवस्था थी और अशोक मौर्य गण से आते थे, मगर इतिहासकार पुराणों को आधार बनाकर उन्हें शूद्र बनाने पर तुले हुए हैं। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकार विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तथा उनके साक्ष्य से साबित करते हैं कि अशोक का राजवंश शूद्र था। वे यह मानकर चलते हैं कि विष्णु पुराण काफी प्राचीन है, इसीलिए इसका सबूत भी मजबूत है। मगर विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, खुद विष्णु पुराण में कैंकिल राजाओं 4.5-4.55 का वर्णन है और इन कैंकिल राजाओं ने आंध्र देश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज्य किए थे। जाहिर है कि विष्णु पुराण अशोक के सैकड़ों साल बाद में लिखी गई किताब है। फिर तो विष्णु पुराण की टीका की बात ही मत चलाइए। सम्राट अशोक की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके जीवन की दास्तान संस्कृत, पाली, तिब्बती, चीनी, बर्मी, सिंहल, थाई, लाओ और खोतानी जैसे अनेक भाषा ग्रंथ अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। कोई उनकी मां का नाम सुभद्रांगी तो कोई धम्मा बताता है। उसी प्रकार अशोक की पत्नी का नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। कहीं देवी तो कहीं पद्मावती तो और कहीं तिष्यरक्षिता मिलता है। मगर अशोक की रानी के अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम कालुवाकी मिलता है, जो तीवल की मां थी। हमारे यहाँ तिष्यरक्षिता को लेकर अनेक साहित्य रचे गए, लेकिन कालुवाकी को लेकर साहित्य में कोई हलचल नहीं है, जबकि कालुवाकी का ही पुरातात्विक सबूत हमारे पास है। चूंकि कालुवाकी नाम आर्य मूलक नहीं है, इसकी सजा कालुवाकी को साहित्य बाहर कर दी गई। दुर्भाग्यवश अशोक के अभिलेख उनके जीवन की
प्रारंभिक घटनाओं के विषय में मौन है। अतः अशोक के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं को जानने के लिए हमें साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, मगर ये साहित्यिक स्रोत अशोक के बारे में एक दूसरे से भिन्न जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, जिससे सही तथ्य का पता लगाना कठिन हो जाता है। अशोकेतर अभिलेखों से अशोक के परिवार के कुछ एक सदस्यों का पता चलता है। श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर, जो अम्पारा जिले के राजगाला में स्थित है, इसका प्रमाण मिला है कि महिंद थेर श्रीलंका गए थे। धम्मलिपि और सिंहली भाषा में लिखा है कि यह स्तूप इदिका, इथिया, थेर और महिंद थेर का है, जो इस भूमि के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ आए थे। चित्र 1। लेकिन थेर महिंद श्रीलंका जाने के पहले पटना में कहाँ रहते थे, इसकी जांच लॉरेंस वाडेल ने 19वीं सदी के आखिरी दशक में की है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ द एग्जैक्ट साइट ऑफ अशोकाज क्लासिक कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र 1892 में बताया है कि पटना में जो भिखना पहाड़ी नामक मोहल्ला है, वहीं एक कृत्रिम पहाड़ी पर महिंद थेर रहते थे। भिखना पहाड़ी मोहल्ला का नाम भिखना कुंवर के नाम पर पड़ा है और भिखना कुंवर वास्तव में भिक्खु कुमार महिंद थे। जब लॉरेंस वाडेल पटना में जांच के लिए पहुंचे थे, तब भिखना पहाड़ी पर भिखना कुंवर की पूजा होती थी। पटना का जो महेंद्रू घाट है, वह भी महिंद थेर की स्मृति कराता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पानगुरारिया बौद्ध विहार है। पानगुरारिया में 2 शिलालेख और 1 यष्टिलेख मौजूद है। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी धम्म लिपि है। यष्टिलेख पर अशोक की बेटी संघमित्ता द्वारा दान दिए जाने का विवरण अंकित है, जिससे संघमित्ता की पुरातात्विक ऐतिहासिकता पुष्ट होती है। चित्र 2। यहाँ मौजूद अशोक के शिलालेख पर जो प्रमुख बात लिखी है, वह ये कि राजा, जो पियदसी नाम से जाने जाते थे, एक बार उपनीत विहार में तब यात्रा की जब राजकुमार संभ को मानेम देश की प्रशासनिक जिम्मेवारी थी। शिलालेख में लिखा है कि पियदसी नाम राजा कुमार संभ मानेम दे से उपनीत विहार याताया। कुमार संभ संभवतः अशोक के परिवार के जान पड़ते हैं और मानेम देश सीहोर का इलाका रहा होगा। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि राज परिवार के लोग जगह जगह पर पदस्थापित थे। सम्राट अशोक की एक बेटी चारुवती थी। वह नेपाल के राजकुमार देवपाल खत्तीय से ब्याही गई थी। पति पत्नी दोनों बुधमार्गी थे। काठमांडू से सटे चाबहिल में चारुवती का स्तूप है। इसे आमतौर पर धंधो चैत्य कहा जाता है, लेकिन यह स्तूप चारुवती का ही है, इसका सटीक प्रमाण उपलब्ध नहीं था। साल 2003 में इस स्तूप का मरम्मत कार्य हो रहा था। तब 8.6 किलोग्राम की एक ईंट मिली। ईंट पर लिखा था चारुवती धूप, अर्थात यह चारुवती का स्तूप है। लिखावट के ऊपर धम्म चक्र बना है। चारुवती के जीवन के आखिरी दिन यहीं बीते थे। फिलहाल यह ईंट नेशनल म्यूजियम, छावनी, नेपाल में रखी है। चित्र 3। हमें अशोक विषयक साहित्यिक दास्तानों के प्रति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अनेक बौद्ध लेखकों ने अशोक का जो जीवन चरित्र लिखा है, वह कल्पनाओं से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर दीपवंश तथा महावंश में जिक्र आता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, जबकि अनेक साहित्यिक और पुरातात्विक सबूत इसके खिलाफ हैं। राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि अशोक ने एक लेख में शिलालेख 5 अपने और अपने भाइयों के रनिवासों ओरोधन का और अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे, हित पाटलिपुतेच, और बाहर के नगरों में भी थे, बहिरेसु च नगरेसु। अशोक ने इन रनिवासों की देखभाल के लिए धर्म महामात्र नामक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए थे। फाहियान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजा अशोक का एक छोटा भाई था। अरहत पद प्राप्त कर वह गृध्रकूट पर्वत पर रहता था। एकांत और शांत स्थान में मग्न रहता था। राजा दिल की गहराइयों से उसका सम्मान करता था। इस प्रकार सिंहली अनुश्रुतियों पर आधारित अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की बात को पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत खारिज करते हैं। शायद इसीलिए इतिहासकारों ने संभावना व्यक्त की है कि बौद्ध लेखकों ने अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अशोक के आरंभिक जीवन के विषय में ऐसी अनर्गल बातें गढ़ी हों, ताकि बौद्ध धम्म की महिमा को और भी महिमा मंडित किया जा सके।
कोई शक नहीं कि अशोक के और भी भाई थे। उत्तराधिकार की लड़ाई भी असंभव नहीं है, मगर 99 भाइयों की हत्या की बात कहावती लगती है। ये गद्दी के लिए हुए कठिन संघर्ष का द्योतक हो सकती है। अशोक का मूल नाम उनके शिलालेखों में अशोक मिलता है। अशोक का संस्कृत रूप अशोक है। पहली बार रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख दूसरी सदी का है। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि सुदर्शन तालाब मौर्य नरेश चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनवाया था। अशोक मौर्य के लिए यवन राज तुशास्प ने उसे बड़ी बड़ी नालियों से युक्त किया था। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है, जो बाद में लिखे गए हैं। अशोक के खुद के शिलालेखों मास्की, गुजर्रा, नेत्तुर और उडेगुलम में उनका नाम अशोक लिखा मिलता है। इसलिए बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि उनका असली नाम अशोक था। चित्र 4, भारत के पुराने इतिहास में आखिरी बार अशोक का नाम कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख 12वीं सदी का है। इसे गढ़वाल वंश की रानी ने लिखवाया है। इस पर अशोक का नाम धर्माशोक लिखा है। अशोक चूंकि धम्ममार्गी थे, सो उन्हें धर्माशोक कहा गया है। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने सिर्फ एक युद्ध किए, जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध को लेकर भारतीय साहित्य में अनेक काव्य और नाटक रचे गए हैं। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 15 लाख लोग बंदी बनाए गए। ये आंकड़े खुद अशोक के शिलालेख से लिए गए हैं। रामशरण शर्मा ने लिखा है कि ये आंकड़े अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, कारण कि अशोक के अभिलेखों में सतसहस्र शब्द का प्रयोग कहावती तौर पर किया गया है। जो भी हो, इससे प्रतीत होता है कि इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक का हृदय दहल गया। युद्ध की इस भीषणता का अशोक पर गंभीर प्रभाव हुआ और उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिए तथा रण विजय की जगह पर धम्म विजय को अपनाए। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से कोई 2500 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिए थे, जिसको छूने के लिए आधुनिक काल में अंग्रेज व्यर्थ की आहें भरते रहे। बिंदुसार ने इस महान साम्राज्य को बचाए रखा। अशोक ने उसे और विस्तार दिए। अशोक ने 14वें शिलालेख में स्वयं कहा है कि मेरा साम्राज्य सुविस्तृत महाल के ही विजितम है। अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहां से कहां तक विस्तृत थीं, इसका पता हमें विभिन्न स्थानों से प्राप्त उनके ही अभिलेखों से चलता है। दूसरे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। कलिंग और सौराष्ट्र पर भी उनका अधिकार था। प्राचीन भारत का कोई सम्राट इतने विस्तृत भू खंड का स्वामी नहीं था। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन यहीं भारत में ही खोज निकाले। उन्होंने गंगा घाटी के धम्म को उठाकर विश्व धम्म का रूप दे डाले। लेनिन ने राजनीति में मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किए और अशोक ने राजनीति में बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किए और इस सिद्धांत पर चलकर वे दुनिया में वो मुकाम हासिल किए जो कम ही सम्राटों को नसीब हुए। सच में अशोक दी ग्रेट साम्राज्य विस्तार के सैनिक सम्राट थे, तो युद्ध की विभीषिका से आहत, संवेदनशील और दुखी मनुष्य भी थे। रमेश चंद्र मजूमदार ने लिखा है कि साम्राज्य तो उठते गिरते रहे हैं, लेकिन अशोक के माध्यम से भारत की नैतिक विजय को जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसकी दीप्ति 2000 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी धुंधली नहीं हुई है।